एक बार बताइए यहाँ से आपको स्क्रीन विजिबल है? आप सभी देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन विजिबल है? रेज हैंड करके बताएंगे आप सभी। ठीक है, किसी को अगर नहीं विजिबल है तो प्लीज बताइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है हमारा कौन सी ईयर का है? 1960। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, हम एक दो हमारे सब्जेक्ट्स के मतलब हम बोल सकते हैं कि काइंड्स होते हैं। एक तो होता है मेजर लॉ, एक होता है हमारा माइनर लॉ। सो मेजर लॉ जो है ना, उसमें आपको पता होने चाहिए कि कितने सेक्शंस हैं, कितने इसके पार्ट्स हैं, कितने इसमें चैप्टर्स हैं। पर माइनर लॉ में ऐसा इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है। बट हाँ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने सेक्शन हैं। यहाँ पे टोटल 44 सेक्शंस हमारे होते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात हम करना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या है। पहले हम किसी भी एक्ट को जानेंगे उससे पहले हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मतलब अगर मान लीजिए आपने मुझसे बोला कि मैम आप हमारा लैंड ले लीजिए, आपने मुझे आपका लैंड सेल आउट किया, ठीक है, मैंने बाय कर लिया। अब यहाँ पे कुछ दिन बाद आप बोल रहे हो कि नहीं, मेरा तो आप बोल रहे हो कि मेरा मन तो नहीं है उस लैंड को सेल आउट करने का, आपने मना कर दिया। आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। पहले आप बोलते कि मैं लैंड सेल करने के लिए रेडी हूँ और बाद में आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हैं। अब भाई मैंने यहाँ पे प्लानिंग कर ली सारी, मैंने यहाँ पे प्लानिंग कर ली कि जो लैंड आप बेच रहे हैं, ठीक है, उसमें मैं इस टाइप से बिल्डिंग बनाऊंगी, मैं यहाँ पे रहूंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, जो भी मैंने मेरे पूरे, ठीक है, मैंने मेरा पूरा यहाँ पे काम कर लिया। इवन मैंने उस लैंड को आपसे लेने के लिए लोन भी ले लिया। यहाँ पे मैं सारे काम करके बैठी हूँ और आपने एक दिन आके बोल दिया कि मैं लैंड नहीं बेचूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो मैं कोर्ट में जाकर बोलूं कि सर मुझे, जो भी नाम ले लीजिए, आप में से गौरांश का मैं नाम ले लेती हूँ, तो गौरांश जो है उसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया सेल आउट करने का। तो यहाँ पे मैं गौरांश के अगेंस्ट पहला तो है कि कॉम्पनसेशन क्लेम करूंगी। ये तो बहुत सिंपल है, कॉम्पनसेशन लूंगी कि भाई आखिर तो तोड़ा कैसे। या फिर मैंने सपनों की दुनिया जो बसा ली थी कि भाई मुझे वहां पे रहना है, मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी है, सब कुछ, तो यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन मेरे पास है, स्पेसिफिक रिलीफ। मतलब वो लैंड जो है वो मुझे चाहिए और मैं कोर्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर एक केस लगाऊंगी, एक सूट फाइल करूंगी कि सर आई वॉन्ट दैट लैंड ओनली, आई डोंट वॉन्ट कॉम्पनसेशन, मुझे कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मुझे तो वो लैंड ही चाहिए। ये होता है हमारा स्पेसिफिक रिलीफ कि मुझे जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हमारे आपके बीच में हुआ था वो ही चीज़ चाहिए। ठीक है, अगर आप अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ सिर्फ लैंड की रिगार्डिंग नहीं है, मतलब लैंड इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो स्पेसिफिक रिलीफ नॉट ओनली डील्स विद द पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है। यहाँ पे कुछ ऐसे रिलीफ भी है जो कि प्रिवेंटिव नेचर की है। इट मीन्स प्रिवेंटिव नेचर मीन्स इंजंक्शन की। ठीक है, इंजंक्शन की रिलीफ भी यहाँ पे होती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझिए कि मेरे घर के आगे कोई यहाँ पे कोई गाने वाने बज रहे हैं, खूब कोई आके ड्रम पीट रहा है, मान लीजिए मेरे घर के आगे यहाँ पे कोई ड्रम पीट रहा है, फिर कोई गाने बज रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कॉम्पनसेशन लूंगी, भाई मुझे न्यूसेंस हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, मेरे एग्जाम्स है, तो मैं यहाँ पे ये कॉम्पनसेशन मेरे लिए अप्रोप्रिएट रेमेडी होगी नहीं। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं कोर्ट को बोलूँगी सर इसे आप यहाँ से साइड कीजिए। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक रिलीफ ले रही हूँ जो कि हम बोलेंगे प्रिवेंटिव नेचर की है। प्रिवेंटिव नेचर का मतलब है कि मैं उस पर्सन को वहाँ से हटाने के लिए कोर्ट में इंजंक्शन का सूट लाऊंगी कि सर प्लीज़ इसे रोकिए, यहाँ पे रोजीना ये ड्रम बजाता है, यहाँ पे रोजीना ये गाने चलाता है, इसे रोकिए, इंजंक्शन लगाऊंगी। कॉम्पनसेशन इज नॉट अ एप्रोप्रिएट रेमेडी फॉर मी, क्योंकि मेरे पास कोई दो घर नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके पढ़ने लगी, मुझे तो यहीं पे पढ़ना है। तो मुझे यहाँ पे कॉम्पनसेशन से मतलब ना होकर स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए, मतलब एक प्रिवेंटिव नेचर की रिलीफ चाहिए, मतलब मुझे इंजंक्शन चाहिए। ठीक है, एक बार बताइए रेज हैंड करके जो हमने अभी समझा वो आपको समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, किसी को कोई भी डाउट है तो।
क्लियर है ना, सिंपल पॉइंट है। देखो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ना वो बहुत ही मैं बोलूँगी प्यारा एक्ट है, बहुत ही सिंपल एक्ट है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है, अच्छे कंसेप्ट है और ईजी कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर एस्पेक्ट्स को आज डील कर लेते हैं। देखिए सो स्पेसिफिक रिलीफ 1963, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक रिलीफ ये होता है, पर स्पेसिफिक रिलीफ जो है मैंने आपको सिंपल बता दिया कि ये सिर्फ ना केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बल्कि मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी होता है। साथ ही साथ इसमें एक प्रिवेंटिव रिलीफ होती है जिसमें हम इंजंक्शन भी कहते हैं, और बहुत सारी रिलीफ जो है स्पेसिफिक रिलीफ में है, ठीक है। वो हम धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करते रहेंगे। अब सबसे पहले ये एक्ट आया कब था? ये एक्ट जो है 1963 का 1963 का एक्ट है, और ये 1 मार्च 1963 को आया था। याद करने की ट्रिक क्या है? 3 तो आप ले लीजिए इसका मंथ और 1 ले लीजिए इसका डेट, ठीक है। तो 1 मार्च 1963 को ये पता होना चाहिए इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या होगी, है ना, ये एनफोर्समेंट डेट है इसकी। मैम क्या इससे पहले कोई एक्ट नहीं था? मतलब 1963 था लेट, कुछ टाइम पहले ही एक्ट आया क्या? नहीं, इससे पहले भी एक 1877 का एक्ट था स्पेसिफिक रिलीफ का, जिसे अमेंड करके, जिसे चेंज करके हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है 1963 का इंसर्ट किया है। फिर सेकेंड क्वेश्चन, तो हमारा पुराना एक्ट ओल्ड एक्ट कौन सा है? 1877 का। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। थर्ड पॉइंट, मैम क्या ये सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है? अब किसी को पता है सब्सटेंटिव लॉ क्या होती है? कोई मुझे बताएगा? मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बताइए प्लीज, सब्सटेंटिव लॉ क्या होती है और प्रोसीजरल लॉ क्या होती है? मैम सब्सटेंटिव लॉ तो राइट्स और लायबिलिटी को बताता है, डिक्लेयर करता है। वेरी गुड। प्रोसीजरल लॉ की उन राइट और लायबिलिटीज को एनफोर्स करने का क्या प्रोसीजर है? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? वैसे तो सिंपल है, बिल्कुल जो बताया गया है बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज वही है। क्या बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ? सब्सटेंटिव लॉ बताती है कि आपकी राइट एंड लायबिलिटीज क्या है। राइट एंड लायबिलिटी का मतलब है कि भाई आपका जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट में आपकी राइट क्या है, ठीक है, और आपकी लायबिलिटी क्या है, पर उस राइट एंड लायबिलिटी को एनफोर्स कैसे किया जाएगा ये क्या बताता है? प्रोसीजरल लॉ। इन्फोर्समेंट कैसे होगा, ठीक है, इस राइट एंड लायबिलिटी का, ये बताता है हमारा प्रोसीजरल लॉ। तो जैसे टीपीए है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, वो आपकी राइट एंड लायबिलिटी को बताता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो भी आपकी राइट एंड लायबिलिटी को बताता है। बट जो हमारे सीपीसी है और सीआरपीसी है और इवन आईपीसी जो पीनल लॉ है, ये भी हमारे सब्सटैंटिव लॉ है। प्रोसीजरल लॉ में हमारे आती है सीपीसी, सीआरपीसी, ठीक है, एविडेंस, और वन मोर एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, कौन सा? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज ऑल्सो अ प्रोसीजरल लॉ बिकॉज दिस लॉ प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर एनफोर्समेंट ऑफ योर राइट एंड लायबिलिटी। आप कैसे अपने राइट एंड लायबिलिटी को इन्फोर्स करोगे उसका प्रोसीजर बताया गया है कि भाई अगर मूवेबल प्रॉपर्टी किसी ने मेरी ले ली तो मैं उसके रिगार्डिंग कोर्ट में कैसे केस लेके आऊँगा, मुझे किस केस में मुझे अलाउड होगा कि मैं केस लेके आऊँ। तो जैसे ऑल्सो है प्रोसीजरल लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि 2018 का अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। देखो 1877 हम पढ़ रहे हैं 1963 की, और 2018 वैसे 3 अमेंडमेंट्स यहाँ पे हमारे एक्ट जो एक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसमें हो चुके हैं 3 अमेंडमेंट्स। पर 2018 जो 2018 का अमेंडमेंट्स है ना, अमेंडमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 का अमेंडमेंट जो है, पहले ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे 2018 के अमेंडमेंट के रिगार्डिंग कि 2018 का अमेंडमेंट जो है इसका एक क्वेश्चन बनता है। क्या था कि पहले स्पेसिफिक रिलीफ जो हमारा अमेंडमेंट नहीं आया था तब हमारे जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो रेमेडी थी वो डिस्क्रिशनरी थी, मतलब कोर्ट का अगर डिस्क्रिशन हो तो वो स्पेसिफिक रिलीफ देगा, और अगर नहीं है तो कोर्ट कॉम्पनसेशन देके बोलेगा कि आप यहाँ से जाइए। क्या बोल रही हो? वापस बोलती हूँ, पहले कोर्ट का मर्जी थी कि कोर्ट अगर चाहे तो स्पेसिफिक रिलीफ दे या कोर्ट चाहे तो कॉम्पनसेशन दे, कोर्ट की पूरी मर्जी थी। बट 2018 के अमेंडमेंट से
2018 के अमेंडमेंट से स्पेसिफिक रिलीफ को क्या कर दिया गया है, मैंडेटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये आपको पता होना चाहिए कि अब हमें स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो कोर्ट देगी, वो कोर्ट प्रोवाइड करेगी एक्सेप्ट सम सर्कमस्टांसेस एज मेंशन्ड इन सम प्रोविजन, सम सेक्शंस। ठीक है, कुछ सेक्शंस को छोड़कर, कुछ सेक्शंस में से प्रोविजन है कि जहाँ पे नहीं दी जाएगी। उसके अलावा जो स्पेसिफिक रिलीफ की जो रेमेडी है वो मैंडेटरी रेमेडी। और ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा प्रीलिम्स का एमसीक्यू कि द नेचर ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ इज फर्स्ट डिस्क्रिशनरी, सेकंड मैंडेटरी, थर्ड बोथ और फोर्थ नन ऑफ अबव। ऐसा करके क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, आपको मैंडेटरी पे ट्रिक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये एक पॉइंट और डिस्कस कर रही हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मैंने केस भी लिखा है आपके लिए कि 2018 का अमेंडमेंट जो है ये 1 अक्टूबर 2018 से आया। ध्यान रखना, ये जो अमेंडमेंट है इसका जो एनफोर्समेंट है ये 1 अक्टूबर 2018 से हुआ। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि इसका इन्फोर्समेंट जिस दिन से हुआ है उस दिन के बाद से अगर कोई भी केस कोर्ट में आता है तो जो स्पेसिफिक रिलीफ के जो अमेंडमेंट के थ्रू इसमें जो प्रोविजन ऐड हुए हैं उन्हीं केसेस पे ये अप्लाई होगा। फिर से बोलती हूँ कि इस एक्ट जो अमेंडमेंट में जो भी नए प्रोविजंस आए हैं वो सिर्फ उन्हीं केसेस पे अप्लाई होंगे जो कि इस अमेंडमेंट एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट के बाद कोर्ट में दायर किए गए हैं, फाइल किए गए। कहने का मतलब सिंपल सा है कि ये एक्ट जो है ये प्रोस्पेक्टिव नेचर का है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? आई एम टॉकिंग अबाउट अमेंडमेंट एक्ट, प्रोस्पेक्टिव नेचर का है। केस आपको मेंशन करना पड़ेगा, केस यहाँ पे आप लिखिए। देखिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपका, ये 2022 का केस है आपका। मैंने ऐड किया इस केस को क्योंकि हमारे नोट्स में ये अवेलेबल नहीं है। नोट्स में क्या, नोट्स अपडेटेड केसेस जो हैं वो आपके चेंज होते रहेंगे, उसमें अपडेशन चलेगा। अदरवाइज जो बेयर के प्रोविजंस हैं और या फिर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो हमने हमारे नोट्स में कवर किए। ठीक है, पर कुछ अपडेटेड केस होंगे, नए केसेस होंगे, वो आपको अपने पार्ट पे लिखने हैं। ठीक है, तो कट्टा सुजाता रेड्डी एंड अनादर वर्सेस सिडामेस्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। अब आप बोलोगे मैम ये तो नाम कितना कितना कॉम्प्लिकेटेड नाम है, तो आप ऐसा मत कीजिए, सिर्फ इसको कर लीजिए KSR। ठीक है, देखो मेंस का क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये बन सकता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2018, या फिर जो ऐसे रह सकता है कि सारे के 2018 के अमेंडमेंट के थ्रू क्या क्या नए प्रोविजन इंसर्ट किए गए। तो आप अगर ये केस लिखते हैं और इसकी हेल्डिंग लिखते हैं तो इट विल ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा, मतलब अच्छा एक प्रेजेंटेशन आपकी तरफ से होगा और एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़। ठीक है, तो ये केस जो है ना उसको नाम याद करने के लिए सिर्फ आप कट्टा सुजाता कर लीजिए। प्रीलिम्स के लिए कट्टा सुजाता वर्ड याद कर लीजिए। ठीक है, और मेंस के लिए आपको ये केस पूरा याद करना। ठीक है, तो आपको अपने पार्ट पे कट्टा सुजाता तो स्टार्टिंग में याद कर लीजिए प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए पूरा लर्न कर लीजिएगा। इस केस में क्या बोला गया कि एसआरए का जो अमेंडमेंट एक्ट है वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, नॉट रिट्रोस्पेक्टिवली। क्योंकि यहाँ पे आप मानिए कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी अराइज हुई। 2018 में भी एक केस आया जिसमें बोला गया कि जो एसआरए का अमेंडमेंट है वो रिट्रोस्पेक्टिव है। देन आफ्टर सेवरल कंट्रोवर्सी द सुप्रीम कोर्ट फाइनली डिसाइडेड दैट, क्या हेल्ड किया इस केस के थ्रू, कि एसआरए है वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हुआ। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन है और ये जो केस है इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ये मेंस का क्वेश्चन पक्का बनेगा और इवन प्रीलिम्स में तो ज़रूर पूछ लिया जाएगा। प्लीज़ इसको राइट डाउन अपने पार्ट पे कीजिए। सबने राइट डाउन कर लिया? एक बार बताइए, सबने राइट डाउन कर लिया यहाँ पे? ठीक है, डन। ओके, फिर देखते हैं। देखिए जो स्टूडेंट्स पुराने स्टूडेंट्स हैं, आज मैं एक नया ग्रुप क्रिएट करूँगी एंड देन आफ्टर आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, ग्रुप पे ही आज ही करवा दूँगी कि इन नोट्स में कुछ चेंजेस नहीं है, हैंड रिटन नोट्स नहीं है, PDF नोट्स हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स नए ज्वाइन करेंगे वो जब फीस पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद हम उनको भी नोट्स सेंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करें। हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझ लिया, एक बार मुझे चेक करती हूँ मैं कुछ रिमेनिंग मेल पार्ट पे रहा क्या। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं आज की क्लास में। देखिए ये सब हमने डिस्कस करने हैं। प्रोस्पेक्टिव नेचर है
ठीक है। देन आफ्टर, हाँ, फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार, कि ये जो हमारा SRA है, ठीक है, इसमें टोटल 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में, ठीक है। एक तो जनरल पार्ट है, एक स्पेसिफिक रिलीफ है, और एक प्रिवेंटिव रिलीफ क्या होती है वो हम आराम से डिस्कस करेंगे। फिर सेकेंड बात मैं बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे टोटल चैप्टर कितने हैं आपके, 8 चैप्टर हैं यहाँ पे। इन पार्ट्स के अंदर टोटल 8 चैप्टर आपके इंक्लूड किए गए, ऐसा समझिए, ठीक है। और 8 चैप्टर के बाद इन 8 चैप्टर के अंदर टोटल आपके 44 सेक्शंस हैं, आउट ऑफ विच जिनमें से 2 सेक्शन जो है ना लास्ट के, वो रिपील कर दिए गए, ठीक है। रिपील मतलब उनको पूरी तरह से हटा दिया गया, उनका कोई एग्जिस्टेंस अब नहीं है। तो अब टोटल यहाँ पे 42 सेक्शंस है, ठीक है। यहाँ पे 44 आपको लिखना है, पर 42 सेक्शंस आपको फाइनली यहाँ पे हमारे, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, और सब मुझे लगता है कि मैंने डील कर लिया, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, फिर हम नोट्स से देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, ये पॉइंट डिस्कस करना है मेरे को, है ना। तो देखो, ये जो हम स्पेसिफिक रिलीफ है, ये रिलीफ इन पर्सोनम है, ठीक है, नॉट रिलीफ इन रैम। कोई बताएगा मुझे क्या होता है इसका मतलब, रैम एंड पर्सोनम का? इन पर्सोनम जो भी रिलीफ होगा वो स्पेसिफिकली जो पर्सन सूट फाइल कर रहा है उसी को मिलेगा। और इन रैम का मतलब होता है जो भी ऑफेंस हुआ है या जो भी रॉन्ग हुआ है, दैट इज अगेंस्ट द होल पब्लिक इन जनरल में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपने बोल दिया कि रिलीफ इन पर्सोनम है कि 2 पर्सन जो पार्टीज इन द डिस्प्यूट, अपन सिंपल क्या बोलेंगे कि जो पार्टीज है, सूट की पार्टी है, डिस्प्यूट की पार्टी जो है, सिर्फ उन्हीं के लिए वो रिलीफ अवेलेबल। पर अगर रिलीफ इन रैम है, देन द सच रिलीफ इज अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड के अगेंस्ट हमको अवेलेबल होगी। पर यहाँ पे सिर्फ आपको पता ही होगा कि यहाँ पे गौरांश और मैं, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, गौरांश और रश्मि भी मैम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो रिलीफ इन पर्सोनम है, ठीक है। ये रिलीफ इन रैम नहीं है। रिलीफ इन रैम जो है अगेंस्ट होल वर्ल्ड हमने क्लेम नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। रिलीफ इन रैम नहीं है, ये सिर्फ पर्सोनम है, ओके। एक और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन विजिबल नहीं है, सभी के साथ ऐसा दिक्कत हो रही है? एक बार बताइए मुझे। मतलब वो शॉर्ट में आ रहा है, वो शॉर्ट में आ रहा है, अच्छा एक सेकेंड में चेक करती हूँ फिर से। अब बताइए प्रियंका, अभी भी सेम है? मैं फिर स्टॉप करके फिर हो गई है। एक बार मैं स्टॉप करके फिर से शेयर करती हूँ, है ना। देखिए अब बताइए मुझे, अब किसी को कोई इशू है? अब सही विजिबल है? ठीक है। सो ये हमने कहा। अच्छा, एक जो पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे एसआरए के रिगार्डिंग, कि एसआरए जो है ना, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 2 पॉइंट्स पे डील करता है, कि ही हु सीक्स इक्विटी, ये आपको पता होना चाहिए, इक्विटी का रूल है। एक बार मुझे बताएगा इक्विटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, चलो हम देखते हैं एक बार, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। मतलब यहाँ पे ही हु सीक्स इक्विटी मतलब मैं गौरांश के अगेंस्ट, हमारा वही केस है, गौरांश से मैंने एक लैंड बाय करने के लिए बोला, और गौरांश ने बोला ठीक है मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, सॉरी डिलीवर इन द सेंस कि आपको दे दूंगा पोजेसन। कुछ टाइम बाद गौरांश ने मना कर दिया। अब मैं कोर्ट में जा रही हूँ, कोर्ट में मैं बोल रही हूँ कि सर गौरांश ने मुझे पोजेसन तो लैंड देने से मना कर दिया। मैं कोर्ट में चली गई,
मैंने बोला कि सर मुझे तो वो लैंड ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे इक्विटी कोर्ट में जाकर मांग रही हूँ। तो ये रश्मि में, ही हु सीक्स इक्विटी मतलब रश्मि में। मस्ट डू इक्विटी मतलब अगर मैं कोर्ट में जाकर कोई रिलीफ मांग रही हूँ, स्पेसिफिक रिलीफ की, इक्विटी मांग रही हूँ, कोई क्लेम कर रही हूँ कोई राइट, तो मैं अगर कोई क्लेम कर रही हूँ तो मेरे थ्रू इक्विटी की जानी चाहिए। मतलब सपोज कीजिए गौरांश और मेरे बीच में वही सेम कॉन्ट्रैक्ट है, तो गौरांश ने बोला था कि मैम आप है ना जब भी आपको पोजीशन चाहिए ना, तो आप है ना मेरे को है ना 1 लाख रुपये पेमेंट पहले कर देना, उसके बाद ही मैं आपको पोजीशन दूंगा। मैंने बोला ठीक है। अब गौरांश बार बार मुझसे 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है कि भाई मैम दे दीजिए, मैं आपको लैंड दे देता हूँ, ट्रांसफ़र कर देता हूँ, पर मैं दे नहीं रही। तो यहाँ पे गौरांश के बार बार कहने पर मैं लैंड नहीं दे रही, वो पैसे नहीं दे रही हूँ, और इस कारण से गौरांश ने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कैंसिल करने का सोच लिया। तो यहाँ पे जब मैं कोर्ट में जाके स्पेसिफिक रिलीफ की जो सूट है, जो रिलीफ क्लेम कर रही हूँ, तो मैंने खुद ने तो इक्विटी नहीं करी यहाँ पे। जब हमारे बीच में बात हुई थी कि मैं एडवांस दूंगी, 1 लाख रुपए दूंगी, वो मैंने नहीं दी, तो यहाँ पे ये बोल रखा है कि भाई जो बंदा स्पेसिफिक रिलीफ की रिलीफ जो है वो क्लेम करने के लिए जा रहा है, तो जो इक्विटी सीख कर रहा है वो खुद से इक्विटी करे। मतलब खुद के पार्ट पे जो भी प्रॉमिस थी, खुद की जो लाइबिलिटी है, पहले उसको निभाए भाई, पहले उसको निभाओगे ना तभी कोर्ट में जाइए आप। अदरवाइज कोर्ट भी बोलेगी कि भाई आप खुद तो गलती कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। मेरी बात समझ गए? तो ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी का सिंपल सा मतलब है कि जो भी बंदा स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम करने के लिए कोर्ट में जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ तब जाएगा जब वो खुद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अपनी लायबिलिटी को निभा रहा है। और दूसरा क्या है, ही हु सीक्स इक्विटी, एक सेकेंड, मस्ट गो विथ क्लीन हैंड। अ पर्सन हु सीक इक्विटी नीड्स टू कम टू कोर्ट विथ क्लीन हैंड। इसका मतलब भी बिल्कुल सेम है। क्लीन हैंड का मतलब यही है कि उसका जो इंटेंशन है वो मेलाफाइड नहीं होना चाहिए। मेलाफाइड इंटेंशन मतलब कि वो बस उसको ना परेशान करने के लिए गई। मैं कोर्ट में जा रही हूँ और मैं बोल रही हूँ सर मुझे लैंड चाहिए, और मैं क्यों कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे गौरांश को परेशान करना चाहती हूँ। मैं खुद तो 1 लाख रुपए दे रही नहीं हूँ, ऊपर से उसको परेशान करने के लिए कोर्ट में जा रही हूँ। तो मेरे खुद के हाथ साफ नहीं है, मैं खुद, मेरा इंटेंशन जो है वो सही नहीं है, मेरा क्लियर इंटेंशन नहीं है, मेरा मेलाफाइड इंटेंशन है। तो जो भी पर्सन स्पेसिफिक रिलीफ की जो रेमेडी क्लेम कर रहा है, उसको ये 2 प्रिंसिपल जो है वो अडेयर करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने सारे डिस्कस कर लिए ऑलमोस्ट। चलो स्टार्टिंग से देख लेते हैं सारे पॉइंट्स को। 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन विजिबल है ना आप सभी को, एक बार बताइए। ठीक है, अब देखिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में आया। अब इजी पॉइंट है, हमने सारी चीज़ें समझ ली है, अब हम कवर कर लेते हैं इनको फटाफट से। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो 1963 में आया है। फिर यहाँ पे ये प्रेसिडेंट की जो असेंट है, कंसेंट, वो हम उसको असेंट बोलते हैं, प्रॉपर वे तो असेंट है, कंसेंट भी बोल सकते हैं कि इतना रेलिवेंट नहीं है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आप असेंट ही लिख के आओगे। 13 दिसंबर 1963 को उसकी कंसेंट या असेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट के थ्रू दी गई, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, आप स्किप भी करना चाहें तो यू मे स्किप इट, बट दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कम इनटू फोर्स, 1 मार्च 1964। फिर ये एक्ट नंबर 47 ऑफ 1963 है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए नहीं है, बट आप एक बार ना जब भी अपने नोट्स ओपन करें तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए। इन केस 1% चांस में आपका अगर एग्जाम में MCQ आ जाता है, मेंस में तो नहीं आएगा, MCQ आ जाता है तो आप टिक आउट कर देंगे अगर आपने ओनली थॉरली इसको देखा भी है तो। फिर इस एक्ट से पहले 1877 का एक्ट था, उसके बाद कौन सा एक्ट आया हमारा, 1963 का। रीसेंट अमेंडमेंट 2018 का भी हुआ है, जो कि 1 अक्टूबर 2018 को एनफोर्समेंट में आया है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, टोटल सेक्शन है हमारे यहाँ पे 44 सेक्शंस हैं, जिसमें से 2 सेक्शन जो है वो लास्ट के रिपील हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 42 सेक्शंस पढ़ने वाले। नाउ कम्स टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ SRA। क्या लिखा हुआ है, हमने सब चीज़ें पढ़ ली है ऑलमोस्ट, अगर नहीं पढ़ी तो मैं समझा दूंगी। एज अ नेम specified of the act, this acts enumerate that when a person has withdrawn himself from the performance of particular promise or contract, मतलब यहाँ पे जो गौरांश है उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि मैं यहाँ पे लैंड नहीं दूंगा,
कोई पर्सन अपने आप की प्रॉमिस या कॉन्ट्रैक्ट को नहीं परफॉर्म करता, इसे हम विड्रॉ भी बोल सकते हैं और इसे हम बोल सकते हैं ब्रीच। अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है किसी अनदर पर्सन के रिगार्डिंग, तो जो अग्रीव्ड पर्सन है जिसके साथ दिक्कत हुई, जैसे मुझे लैंड डिलीवर नहीं हुई, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो है रिलीफ है वो इस एक्ट के अंदर क्लेम कर सकती हूँ। इस एक्ट में जो प्रोसीजर प्रोवाइडेड है उस अकॉर्डिंग क्लेम कर। इन SRA 1963 the person who does not want compensation but want relief only। मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉम्पनसेशन नहीं चाहती हूँ। मेरे घर के बाहर कोई ढोल पीट रहा है, मैं कॉम्पनसेशन नहीं चाहती हूँ, भाई उसको हटाओ, रोजिना रोजिना वो परेशान कर रहा है, मेरी पढ़ाई यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है, मेरी क्लासेस यहाँ पे इंटरप्ट हो रही है, तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन इज नॉट एडिक्वेट रिलीफ एंड money cannot be a proper way to determine what would be consequences of such प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन एडुकेट रिलीफ नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या क्लेम कर रही हूँ, मैं क्लेम कर रही हूँ कि भाई उसको हटाइए। ठीक है, दैट बट वांट रिलीफ, यहाँ पे इस रिलीफ मतलब स्पेसिफिक रिलीफ। कोर्ट स्टेल्स गिव स्पेसिफिक रिलीफ ओनली व्हेन ही सेटिस्फाइड। मैंने बोला यहाँ पे मैंने आपको बोला कि मैंडेटरीली कोर्ट देगी, पर वहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन तो होना चाहिए ना। कि सेटिस्फेक्शन किस वे में मैम आपने कोर्ट में जाके लैंड मांगा तो कोर्ट को देना चाहिए, आप तो बोल रहे मैंडेटरी रिलीफ है। भाई मैंने ये भी बोला है कि कोर्ट दो प्रिंसिपल देखेगी कि ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। मैंने भाई एकोरांश को एडवांसेस तो दे दिए थे ना। ठीक है, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी एंड हु वांट्स इक्विटी मस्ट कम इन अ कोर्ट विथ क्लीन हैंड। ये दो चीजें सेटिस्फाई करने के बाद ही कोर्ट क्या होगी, आपको स्पेसिफिकली इट हैज अ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आल्सो। मैंने आपको क्या बताया कि जो 1963 का एक्ट है उसका तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, क्योंकि प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो सकती है। पर इसमें जो अमेंडमेंट आया, इसमें जो 2018 का अमेंडमेंट आया है वो हमारा क्या है, वो हमारा प्रोस्पेक्टिव नेचर का है। और ये केस हमने करा था इसके रिगार्डिंग कट्टा सुजाता रेड्डी वाला केस। ठीक है, कट्टा सुजाता रेड्डी वाला केस जो हमने कराया वो इंपॉर्टेंट केस आपका। फिर दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लॉ। एग्जॉस्टिव लॉ का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा एग्जॉस्टिव लॉ का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एग्जॉस्टिव, दिस इज नॉट अ कंप्लीट लॉ। वेरी गुड, दिस इज नॉट अ कंप्लीट लॉ। एग्जॉस्टिव मतलब एग्जॉस्ट, आप इसमें सारी चीजें नहीं है कि स्पेसिफिकली पे हर चीज डाल दी आपने। ये जो लॉ है एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, क्योंकि इसकी ये जो एक्ट है सिर्फ एक अकेला रेमेडी आपको देने वाला नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी जाइए, आप सिविल प्रोसीजर कोड में जाइए, वहाँ पे भी कुछ रेमेडी आपको दी जाएगी। जैसे कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 73, 74, 75 में कॉम्पनसेशन के प्रोविजन है, तो आप कॉम्पनसेशन लीजिए। अगर आपको स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए तो आप इस एक्ट में आइए, अगर आपको इंजंक्शन चाहिए तो आप CPC में जाइए। It is mentioned in the preamble an act to define and amend the law relating to certain kinds of specific relief. Certain kinds of specific relief, इस कारण से ये law exhaustive। This is a complementary law based upon equity and justice। मतलब ये जो law है वो complementary nature की है। मतलब वही सिंपल सी बात है, complementary मतलब एक main नहीं है कि भाई इसके बिना काम ही नहीं होगा। कॉम्पनसेशन ले लीजिए आप, CPC में सूट फाइल कर दीजिए, भाई ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एडिशनल है। एडिशनल है, there are many remedies available against any breach of contract। बहुत सारी रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है, बहुत इन द सेंस कि 3-4 रेमेडी आई एम सेइंग। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी है, मतलब एडिशनल रेमेडी, आई एम सेइंग एडिशनल रेमेडी है। ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन इक्विटी एंड जस्टिस। ठीक है, इक्विटी का मतलब ये होता है समता। समता मतलब ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में। इक्विटी का पॉइंट जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में डिस्कस किया था। इक्विटी का सिंपल सा मतलब है कि सभी जो लोग हैं उनको आप अनइक्वल जो है उनको हम इक्वल ट्रीट यहाँ पे नहीं करेंगे। सिंपल सा मतलब है ना, यहाँ पे आपको ज़्यादा डीलिंग नहीं करनी, पर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट है, ये टॉपिक है, तो वहाँ पे हमारी डीलिंग हो चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में। ठीक है, SRA does not provide relief for cause of action arising in this act, but provide relief for cause of action arising in another act, for example for Indian and Contract Act 1872। मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, ये 7th वाला पॉइंट समझते हैं। 7th वाले पॉइंट में आपको सिंपल सा पॉइंट बोला है कि भाई SRA जो है ना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये आपका प्रोसीजरल लॉ है भाई। ठीक है,
सब्सटेंटिव लॉ क्या है आपका? सब्सटेंटिव लॉ जो है ना वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपसे किसी ने बोला, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने क्या करा, आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और टीपीए में आपने क्या करा, और यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी आ जाएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। जो जिन्हें आइडिया है इन सबका वो तो समझ जाएंगे, जिन्हें नहीं आइडिया ना माइनर लॉज का तो प्लीज़ एक बार थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये लॉज जो है ना हमारी सब्सटेंटिव लॉ है, मतलब ये लॉज हमारी राइट एंड ड्यूटीज़ बताती है। ये लॉज बताती है कि भाई कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, कैसे मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा, ठीक है। पर इन जो एक्ट्स हैं इनके अंदर जो राइट एंड लायबिलिटीज क्रिएट हो गई है उसका जो प्रोसीजर है, उसका प्रोसीजर कहाँ बताया गया है? SRA। मान लीजिए मैंने किसी शॉप से एक लैपटॉप खरीदा, अब मैं शॉप पे लैपटॉप खरीदा और मैंने एडवांस दे के आई, उन्होंने मुझे बोला कि इस जो लैपटॉप है इसको हम थोड़ा सा अपडेट करके आपको दे देंगे। नेक्स्ट डे जब मैं जा रही हूँ तो वो लोग मेरा लैपटॉप नहीं दे रहे, दे आर ब्रीचिंग देयर कॉन्ट्रैक्ट। मैंने पेमेंट कर दिया पर वो मुझे वो लैपटॉप दे ही नहीं रहे, वो मना कर रहे हैं कि भाई वो जो लैपटॉप था ना वो हम नहीं दे सकते आपको। अब कोई भी रीज़न हो सकता है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो केस है वो लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच क्या है, मेरा यहाँ पे राइट है कि मैं मेरा लैपटॉप वहाँ पे ले सकती हूँ, ठीक है, और उनकी ड्यूटी है कि मेरा लैपटॉप दे। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन शॉपकीपर एंड मी, बट वो वहाँ पे मेरे को लैपटॉप नहीं दे रहा, तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आके मैं यहाँ पे एक सूट लगा दूंगी स्पेसिफिक रिलीफ का, ठीक है। तो बस यही बात यहाँ पे बोली गई है कि यहाँ पे कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हो रहा। कॉज ऑफ एक्शन तो आपका यहाँ पे अराइज होता है, इन तीनों एक्ट्स में कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, ठीक है। ये तीनों एक्ट जो है ना ये आपके कॉज ऑफ एक्शन को अराइज करवाते हैं, और उस कॉज ऑफ एक्शन को, कॉज ऑफ एक्शन मतलब लैपटॉप नहीं देना इज अ कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। और उस कॉज ऑफ एक्शन को आप कैसे कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकते हैं कि भाई मेरा लैपटॉप दिलवाइए, उसका जो प्रोसीजर है वो SRA में एक बार देख लेते हैं हम कि SRA डज नॉट प्रोवाइड रिलीफ फॉर कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग इन दिस एक्ट। इस एक्ट में अराइज होने वाले कॉज ऑफ एक्शन की बात नहीं की जा रही, बट प्रोवाइड्स रिलीफ फॉर द कॉज ऑफ एक्शन अराइज इन अनदर एक्ट, फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सिंपल पॉइंट है। फिर दिस राइट इज रिलीफ इन पर्सनम नॉट इन रैम, रैम का नहीं है पर्सनम का है। फिर बेस्ड अपॉन टू प्रिंसिपल पे बेस्ड है क्योंकि हमने डील कर लिया। नेक्स्ट है ओनली फॉर इन्फोर्सिंग सिविल राइट नॉट फॉर मेयर पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग पीनल लॉज। मतलब आपने बोला यहाँ पे हमने बात की लैंड की कि मुझे तो वो लैंड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए ने बी के थप्पड़ मारा और बी कोर्ट में चला गया कि मुझे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। कोर्ट बोलता क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए? तो सर मुझे उसने थप्पड़ मारा तो मैं भी उसको थप्पड़ मारूंगा, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। कोर्ट बोलता है कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट पढ़ा नहीं क्या आपने? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी कोई बुक ले ली है, ठीक है, आपका कोई सामान उसने नहीं दिया, आपकी कोई लैंड नहीं दी, तो वो हम दिलवा देंगे भाई। यहाँ पे सिविल राइट की बात हो रही है, पीनल लॉज की बात नहीं हो रही, वरना तो फिर तो क्या हो जाएगा, ठीक है। टिट फॉर टैट वाली बात जो है ना वो सिर्फ सिविल राइट्स के लिए, पीनल लॉज के लिए यहाँ पे नहीं है। सिंपल सा पॉइंट है। तो ये जो सेक्शन में आता है, हमारे सेक्शन में डीलिंग हम करेंगे इसकी कि ओनली फॉर इन्फोर्सिंग सिविल राइट नॉट फॉर मेयर पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग पीनल लॉज। पीनल लॉज में कभी भी आपको स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिलती, मतलब जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो पीनल लॉज पे अप्लाई नहीं होता। एक बार मुझे फटाफट से रेज हैंड करके बताइए कि सभी को जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं क्लियर है? सभी को क्लियर है जो पॉइंट हमने डिस्कस किया? ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या? प्रीएम्बल, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। ये हमने देख लिया। प्रीएम्बल जो है ये बताता है कि जो लॉ है ये कंप्लीट कोड नहीं है, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ, ठीक है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है इसके एक इंडेक्स पे हम नज़र ले लेते हैं। वैसे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा ये पॉइंट इंडेक्स का, पर हम जैसे जैसे धीरे धीरे करते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको
फिर से इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवा दूंगी कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और हमें क्या पढ़ना है। तो प्रिलिमिनरी देखो, ये यहाँ पे 4 पार्ट्स है इसके, ये तो पॉइंट रिपील हो गया है, हटा दीजिए। 3 पार्ट्स है प्रिलिमिनरी, क्योंकि 1 to 4 में डील करता है सेक्शंस, स्पेसिफिक रिलीफ विच डील्स विद सेक्शन 5 to 35 एंड प्रिवेंटिव रिलीफ विच डील्स विद सेक्शन 36 to 42। स्पेसिफिक रिलीफ, अब देखो स्पेसिफिक रिलीफ में सिंपल सा पॉइंट बोल रहा है कि भाई पहला जो है ना वो आपकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, कि आप अपनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपकी कोई देना नहीं है ना तो कोर्ट में जाइए और बोलिए कि सर मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना ये सामने वाले बंदे के पोजेशन में है, प्लीज़ मुझे इसको रिकवरी करना है। क्या? रिकवरिंग पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, सिंपल, कि मुझे तो सर वही प्रॉपर्टी चाहिए। फिर क्या है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रूल्स गिवन है, इस पार्ट में आपके रूल्स गिवन है कि भाई किन कॉन्ट्रैक्ट्स का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा, किन का नहीं होगा। क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का हो सकता है कि भी आधा कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस तो हो रहा है और आधा कॉन्ट्रैक्ट का नहीं हो रहा, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स 9 to 25 में गिवन है। साथ ही साथ कॉम्पनसेशन की रेमेडी भी यहाँ पे कोर्ट देने के लिए एंटाइटल्ड होता है, वो भी हम डिस्कस करें 9 to 25। और ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब आप मान लीजिए कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जान है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवाना चाहूँगी कि मैं आपको यहाँ पे शुरू से ही एक चीज़ बताऊँगी कि जो हम डीलिंग कर रहे हैं वो आपके कैसे कैसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम यहाँ पे डील करेंगे, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि कोई पॉइंट 5 स्टार का मैं किसी को दे रही हूँ तो इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको वो रटा हुआ होना चाहिए। अगर मैं किसी को 4 स्टार दे रही हूँ तो 4 स्टार का मतलब है कि वो चीज़ जो है ना आपको याद होनी चाहिए पर रटी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब इतनी रैंडम आपके एग्जाम से मैं नहीं पूछ रहा थी, ठीक है। फिर अगर आपको वो आना चाहिए, 2 स्टार में उसकी एवरेज रैंकिंग है और 1 स्टार में आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 स्टार में सिर्फ आपको वो रीड करना है, सिर्फ नज़रों से निकालना है, बस देख लिया मैंने। 2 स्टार में आप थोड़ा बहुत उसको गो थ्रू कीजिए। 3 स्टार में आपको सही से देखना है और 5, 4 में आपको वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कैसे होगा हम डील करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी कि जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट करा है यहाँ तक, जो ये वाला पेज है हमारा, ये जो पेज है ये सिर्फ और सिर्फ आपके MCQ पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। एज यू ऑल नो कि मैम ये तो हमें पता है, हमें क्या बता रहे हो आप, फिर भी बताना तो मेरी ड्यूटी है, क्योंकि आप अभी एग्जाम्स आपने दिए नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो 5th नंबर का पेज जो है हमारा, ये आपका MCQ के लिए है। तो आप सिर्फ इसको रीड आउट करना, ऐसा नहीं कि भाई रटने बैठ गए हम, इसको समझना, कंसेप्ट को क्लियर कर लेना। तो मैं इसको यहाँ पे दूंगी 3 स्टार, ठीक है, समझ लेना इसको अच्छे से। फिर इंडेक्स में चलते हैं हम, यहाँ पे बात करते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फिर है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये रेमेडी भी स्पेसिफिक रिलीफ में दी जाती है। क्यों दी जाती है मैम स्पेसिफिक रिलीफ में? भाई हम तो पूछ रहे हैं कि मैम ये सामान मुझे नहीं दिया तो मुझे वापस दिलवाइए, बस हम इतनी सी तो बात कर रहे हैं। ये सब इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आ गए मैम? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मान लीजिए यहाँ पे मैं एडवांस नहीं दे रही, सपोज कीजिए एक एग्जांपल ले रहा है कि मैं गौरांश को एडवांस भी नहीं दे रही और गौरांश मुझे लैंड नहीं दे रहा, और मैं यहाँ पे उसको एडवांस नहीं दे रही। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक जना बोलेगा ठीक है छोड़ो कॉन्ट्रैक्ट को, हमें तो नहीं करना, मैं एडवांस नहीं दूंगी। गौरांश ने बोला कि मैं भी अपना लैंड बिल्डिंग कुछ भी नहीं दूंगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो पड़ा है हमारे पास, जो फिजिकल फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पड़ा है जो कि हम दोनों के बीच में हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? वो कॉन्ट्रैक्ट जिंदा नहीं रहना चाहिए भाई, उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म करनी है। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट जो है ना वो इंसान से भी बुरा है। क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर जिंदा रह गया तो आप फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर कोर्ट को परेशान करेंगे। तो कोर्ट बोलता है कि भाई आप दोनों के हम हाथ जोड़ते हैं, ये जो आप दोनों तो साइड में होइए और वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने रखिए, हम उसको या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेसिशन करेंगे, उसका मतलब उसको ख़त्म करेंगे, उसको कैंसिलेशन करेंगे, या फिर उसमें कुछ रेक्टिफाई करेंगे। अब देखो ये यहाँ पे हम प्रॉपर टर्म नहीं समझ रहे, पर मेरी बात आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ें, तीनों चीज़ें क्यों होगी। इनके एस्पेक्ट्स अलग अलग है जो कि हम जाके रेस्पेक्टिव सेक्शंस में डील करेंगे। फिर है डिक्लेरेटरी डिक्री, ये एक अलग रिलीफ है। डिक्लेरेटरी डिक्री मतलब मैं किसी की वाइफ हूँ, या फिर मान लीजिए डाइवोर्स हो गया, मान लीजिए मैं कोर्ट में
ये लिखवाने जा रही हूँ कि सर मेरा डाइवोर्स हो गया, आप ये डिग्री पास कर दीजिए कि मेरा डाइवोर्स हो गया, मेरा स्टेटस जो है सर अब चेंज हो गया, मैं पहले मैरिड थी अब मैं डाइवोर्स हूँ। क्योंकि सर मुझे आप अगर जब है ना डिक्लेरेटिव डिग्री दे देंगे, मुझे डाइवोर्स ही घोषित कर देंगे सर, तो उस केस में मुझे आरजेएस में रिजर्वेशन मिल जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? कोई भी पर्पस हो सकता है, पर्पस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैं ये डिक्लेरेशन करवा सकती हूँ कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, या फिर मेरा स्टेटस अब चेंज हो चुका है। कोई पर्सन अगर चाहे तो अपने आप को विडो डिक्लेयर करवाए, कोई अपन को डाइवोर्स डिक्लेयर करवाए, तो ये डिक्लेरेशन जो है ना किसी पर्सन के स्टेटस से रिलेटेड हो सकता है या फिर किसी प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड हो सकता है, जो कि हम रेस्पेक्टिव सेक्शन में देखें। फिर क्या है? प्रिवेंटिव रिलीफ, इंजंक्शन जनरली, प्रिवेंटिव रिलीफ एक तो स्पेसिफिक रिलीफ कि भाई मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस दे दो। प्रिवेंटिव रिलीफ कि सर इस ड्रम वाले को ना जो न्यूसेंस बजाया जा रहा है, रोजिना आके यहाँ पे गाने बजाते रहते हैं, इसके अगेंस्ट सर मुझे इंजंक्शन दिला दीजिए, मतलब सर इस शोर शराबी को ना यहाँ से दूर ले जाइए, इसको हटाइए यहाँ पे। तो ये होता है इंजंक्शन, और इसके दो पार्ट्स होते हैं, परपिचुअल और टेम्परेरी इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन, ठीक है। तो वो हम डील करेंगे रेस्पेक्टिव सेक्शन में, ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक हमने क्लियर किया। अब आ जाते हैं हम पार्ट 1 प्रिलिमिनरी। पार्ट 1 प्रिलिमिनरी है हमारा सेक्शन 1 फॉर टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इसमें हम डील कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इस एक्ट को हम SRA बोलेंगे, ये होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है। मैम यहाँ पे जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था ना, कोई बताएगा जम्मू कश्मीर पे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? जम्मू कश्मीर पे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? अब मतलब अप्लाई क्यों हो रहा है, सॉरी, देखिए आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 370 जो कि एब्रोगेट किया है, उसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो आया, उसके बाद जो भी है ये सारे होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई, ठीक है। ये सारे एक्ट्स में ऐसा हुआ है कि होल ऑफ इंडिया पे ही अप्लाई हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पावर किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पावर होती है कि कोई भी इस एक्ट को फोर्स में लाने की, मतलब ये सेंट्रल लॉ है, जैसे आप लोग बोल सकते हो, ये स्टेट लॉ नहीं है। कॉन्ग्रेंट ये जो इसकी जो पावर होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होगी, पार्लियामेंट की यहाँ पे पावर होगी लॉ बनाने की। ये ध्यान रखना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अभी सब्जेक्ट चल रहा है, उसमें मैंने आपको बता दिया कि ये पार्लियामेंट की जुरिडिक्शन में आता है, नॉट अ स्टेट लेजिस्लेचर की जुरिडिक्शन में नहीं आता, ठीक है। फिर सेक्शन 2 को हम यहाँ पे डील करते हैं डेफिनेशन क्लॉज को। तो डेफिनेशन क्लॉज बहुत इजी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 डेफिनेशन हमें कवर करनी है, छोटी सी है, पर ध्यान रखना डेफिनेशन क्लॉज को यहाँ पे मैं 5 स्टार दूंगी, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज जो होती है ना वो छोटी सी है और स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, पर एग्जाम्स में ये रिपीटेडली पूछते हैं और आप गलत करके आते हो, ठीक है। एक बार रेज हैंड करके बताइए मुझे फटाफट से कि यहाँ पे सभी को सभी चीज़ें क्लियर हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लियर है सभी को? ठीक है। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ना, हम लास्ट में 5 मिनट का डाउट सेशन ले लेंगे। अगर किसी को भी क्लास के रिगार्डिंग भी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन का मतलब है एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। क्या होता है ऑब्लिगेशन? मेरी ऑब्लिगेशन आपको पढ़ाने की, आपकी ऑब्लिगेशन क्या है? पेमेंट करने की, वही ऑब्लिगेशन होती है, कोई अलग ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑब्लिगेशन का मतलब ड्यूटी होता है, अगर आपको पता हो तो ज़रा इसको डीप में नहीं पढ़ना कि ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है। मैम एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बाय लॉ मतलब आप थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे बाय लॉ का मतलब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या फिर टॉर्ट के थ्रू जो भी ड्यूटी होती है आपकी, वो यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी। तो ऑब्लिगेशन का मतलब तो आपको पता है, पर ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब आपको समझना है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब ऐसी ऑब्लिगेशन जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है कि भाई मुझे गौरांश को एडवांस में 1 लाख रुपए देने, दिस इज माय ऑब्लिगेशन, और गौरांश को 1 लाख रुपए पेमेंट होने के बाद प्रॉपर्टी का पोजेशन मुझे ट्रांसफर करना है, दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द गौरांश। और सेम टू सेम ये टॉर्ट के केस में अप्लाई होता है। टॉर्ट जो लॉ है एक अलग लॉ है, मुझे लगता कि आप में से किसी ने वो लॉ पढ़ी हुई है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा समझने की नीड नहीं है। बस टॉर्ट के केस में भी यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन होती है। अगर मेरे घर पे कोई भी न्यू सेल्स का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि टॉर्ट न्यू सेल्स भी टॉर्ट होती है, ठीक है। मेरे घर पे कोई ट्रेसपास करता है, कोई मेरे घर में एंटर होता है, ठीक है, तो मेरी जो ऑब्लिगेशन है, उसकी जो ऑब्लिगेशन है कि मेरे घर में एंटर नहीं होना चाहिए इसका, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो ऑब्लिगेशन है वो एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। टॉर्ट के केस में हम ज़्यादा डील नहीं करेंगे, टॉर्ट आपको समझ में नहीं आएगा, टॉर्ट एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है।
तो ऑब्लिगेशन ना केवल कॉन्ट्रैक्ट से बल्कि टॉर्ट से भी अराइज हुई मानी जाए। फिर है सेटलमेंट। अब सेटलमेंट का मतलब देखो ये चीज ना, सेटलमेंट ये तो मैं इसको अकेले को 5 स्टार दूंगी मैं। सेटलमेंट की डेफिनेशन आपको रट लेनी है क्योंकि ये इंटरव्यू में भी डायरेक्टली पूछा गया है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड का जो कि अभी मजिस्ट्रेट है, कि व्हाट डू मीन बाय द सेटलमेंट इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ऐसा डायरेक्टली एंटर करते ही ये क्वेश्चन पूछा गया और बंदा सक पका गया कि भाई पूछ कर लिया सेटलमेंट है क्या। तो तभी मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन आपसे सेटलमेंट का पूछ लेंगे। वो सिर्फ जज करते हैं नॉट ओनली योर नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस भी जज करते हैं कि आप इंस्टेंटली कैसे आंसर कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप रट के जवाब दें कि भाई सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। सेटलमेंट का सिंपल सा मतलब है कि मेरा इंटरेस्ट, आप मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। सेटलमेंट का सिंपल सा मतलब है कि अगर मेरा इंटरेस्ट किसी प्रॉपर्टी में है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी। सपोज कीजिए मेरा मोबाइल है, मेरा इंटरेस्ट अगर इस प्रॉपर्टी में है, ठीक है, तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगी और इसको सोल्ड आउट इस प्रॉपर्टी को अगर मैं डिस्पोज ऑफ करती हूँ, मतलब किसी को सोल्ड आउट करती हूँ, ठीक है, बेचती हूँ, तो उस केस में एक इंस्ट्रूमेंट जो बनेगा, दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट। वापस बोलती हूँ, जिस लैंड पे, जिस बिल्डिंग पे मैं बैठी हूँ, अगर मैं उसको बेचना चाहती हूँ तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगी और उसको इंस्ट्रूमेंट बना के मेरा जो इंटरेस्ट है उस पर उसको डिस्पोज ऑफ करूँगी। पर यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ना, एक सक्सेसिव इंटरेस्ट है। एक पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को समझ लेते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। सेटलमेंट, ठीक है, देखिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया ये वाला, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सक्सेसिव इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये लैंड है, ये बिल्डिंग है, इसमें मेरे बेटे का सक्सेसिव इंटरेस्ट है, मेरा एक बेटा है, ठीक है, तो उस बेटे का सक्सेसिव इंटरेस्ट है, मतलब मेरे मरने के बाद वो प्रॉपर्टी मेरे बेटे के पास जाएगी बिल्कुल। तो मेरा जो, मैंने क्या करा, मेरे बेटे का जो सक्सेसिव इंटरेस्ट है, ठीक है, जो किसी और के पास रहता है उसे हम सक्सेसिव इंटरेस्ट बोलेंगे, उसको डिस्पोज करा मैंने, ठीक है, डिस्पोज किया है मैंने उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट बाय विच सक्सेसिव इंटरेस्ट इन, किसमें, मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों चीजें ही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एमसीक्यू का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेटलमेंट इज रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोथ, ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपका। तो सक्सेसिव इंटरेस्ट जो सेटलमेंट जो है, ये दोनों मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। तो इंस्ट्रूमेंट बाय विच द सक्सेसिव इंटरेस्ट in the movable और immovable property is disposed और agreed to be disposed, मतलब यहाँ पे dispose का मतलब तो आपने कर दिया, और agree to be disposed मतलब अभी तक आपने सिर्फ agreement किया है, अभी तक disposal नहीं हुआ, अभी तक बेचा नहीं, agreed to be disposed। पर ध्यान रखना, इस इंस्ट्रूमेंट में will नहीं आएगी, will और कोडिसल नहीं है। कैसे, मान लो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी 5 प्रॉपर्टी है, मैंने एक will बनाई कि ये मैं मेरे छोटे बेटे को दे दूंगी, जो इस साइड में प्रॉपर्टी है वो मैंने बड़े बेटे को दे दूंगी, ऐसा मैंने करके एक विल बना दी। तो जो ये विल है, दिस इज नॉट अ सेटलमेंट, ऑल्दो आई एम डिस्पोजिंग एनी इमोरल प्रॉपर्टी, मैं इमोरल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रही हूँ, मैं इमोरल प्रॉपर्टी को मेरे बेटे को दे रही हूँ, ट्रांसफर करना, डिस्पोजल मतलब ट्रांसफर करना, ऐसा मान लीजिए, ट्रांसफर कर रही हूँ, मैं मेरे बेटे को ही ट्रांसफर कर रही हूँ, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ विल, ओ सॉरी, विल इज नॉट अ सेटलमेंट, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट में सेटलमेंट होगा, ठीक है, इसको मेरे विल और कोडिसल क्या होता है मैम ये बता दीजिए। कोडिसल सिंपल सा है, बहुत ईजी, अच्छा लगता है मुझे ये चीज़ कि सिंपल सा पॉइंट है विल। ये विल हो गई हमारी, इस विल में मैंने ये लिख दिया कि ये प्रॉपर्टी जो है ना, मेरे ए बेटे को, बी बेटे को और सी बेटे को इक्वली डिवाइड हो जाएगी। अब क्या हुआ, मुझे एक दिन बैठे बैठे याद आया कि नहीं, मेरा एक और बेटा है डी, उसको तो मैंने प्रॉपर्टी दी नहीं, तो मैंने क्या करा, एक कोडिसल बना दी अटैचमेंट में, ऐसे एक साथ में कोडिसल बना दी अलग से, इसको कोडिसल बोलेंगे। विल, ओरिजिनल विल तो ये है। अब भाई मैं इसमें काटा पीटी नहीं कर सकती, विल में मैं काटा पीटी नहीं कर सकती, ध्यान रखना विल में, ठीक है, क्योंकि वो ओरिजिनल चीज़ है। तो मैंने क्या करा, एक कोडिसल बना दी, एक नोट अपेंड कर दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया कि मेरी प्रॉपर्टी जो है ना वो ए बी सी और डी में इक्वली डिवाइड होगी। मान लो कुछ भी चेंजेस है छोटे मोटे, ऐसा मत समझना कि बस इसी रिगार्डिंग होगा, कुछ भी मैं चेंजेस करना चाहती हूँ, कुछ भी अमेंडमेंट करना चाहती हूँ, कुछ भी डिलीशन करना चाहती हूँ, कुछ भी एडिशन करना चाहती हूँ इन विल में करना चाहती हूँ, तो उसको मैं विल के फॉर्मेट को नहीं बिगाड़ूंगी, विल में काटापिटी नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट बना दूंगी विच इज कॉल्ड कोडिसल।
तो जब हम विल के थ्रू किसी प्रॉपर्टी को बच्चे को ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी मंदिर को दे रहे हैं, तो वो जो विल है वो सेटलमेंट नहीं मानी जाती, ठीक है, क्योंकि विल जो है ना एक अलग सक्सेशन, हाँ एक अलग सक्सेशन मान जाता है, ठीक है, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट मानता है, उसको हम यहाँ पे डील नहीं करेंगे। सो यहाँ पे डिस्पोज एंड ट्रांसफर, ठीक है, हमने आपको हर टर्म समझा दी, बट डील कर लेते हैं यहाँ पे। सेटलमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल एंड कोडेशन whereby the destination and devolution of successive interest and movable immovable property disposed of or agreed to be disposed of. Destination and devolution मतलब किसी में डिवॉल्व होना, किसी में उसका राइट अराइज होना, ठीक है, सिंपल सा मतलब है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि सक्सेसिव इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑफ द सक्सेसर बेनिफिशियरी, भाई मेरा बेटा जो मेरा बेनिफिशियरी है, मेरा सक्सेसर बेनिफिशियरी है, उसको मिलेगी मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी, तो उसका जो इंटरेस्ट है उसको अगर मैं ट्रांसफर कर रही हूँ तो दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट थ्रू द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब सिंपल सा है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने बना दिया जिसके थ्रू आप राइट एंड लायबिलिटी को प्रोड्यूस, कन्वे, एक्सटेंड, लिमिट, एक्सपायर, रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या तो मैं प्रॉपर्टी कन्वे कर दूंगी, एक्सटेंड कर दूंगी इसके राइट को, लिमिट कर दूंगी, ठीक है, ये हो सकता है। इट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट विच इज लीगली बाउंड टू ईच, जो ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक दूसरे को बाउंड करता है, ठीक है। डेस्टिनेशन एंड डिवोल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रांसफर करना, पावर, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेस्टिनेशन डिवॉल्व, सामने वाले पर्सन में डिवॉल्व हो रहा है, उसका राइट अराइज हो रहा है, ठीक है, बाय ट्रांसफर। डिस्पोज ऑफ करना, ठीक है, ट्रांसफर कर देना। क्लियर है? एक बार किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। मैम हाँ बताइए। मैम जैसे टीपीए में सेटलमेंट और ये सब ट्रांसफरेबल होते हैं नहीं होते? टीपीए में देखो, सेटलमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एक सेटलमेंट, एक ऐसा मान लो सेटलमेंट कुछ भी नहीं, आपके और मेरे बीच में एक सेटलमेंट हुआ है ना, तो ये मान लीजिए कि मैंने आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बना के कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, दैट्स इट। अब बताओ, अब क्या क्वेश्चन है? मैम जैसे मैं ऐसे जनरल पूछ रही हूँ कि जैसे टीपीए में जैसे पार्टीशन और फैमिली सेटलमेंट ये सब ट्रांसफरेबल होते हैं या नहीं होते? देखिए वो टीपीए का सब्जेक्ट है, आप बोल रहे ना पार्टीशन वाला, कि वो मतलब उसमें जो इंटरेस्ट अराइज होता है वो ट्रांसफरेबल होता है या नहीं होता, तो वो ट्रांसफरेबल नहीं होता। वहाँ पे राइट, आपने पढ़ा होगा ना टीपीए पारुल मैम से, वहाँ पे ट्रांसफरेबल नहीं होता, ठीक है, पार्टीशन में, क्योंकि वहाँ पे सामने वाले का, तभी तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी और थर्ड पर्सन को दे रहे हैं, तभी तो विल एंड कोडिसल को भी यहाँ पे हमने नहीं माना सेटलमेंट, ठीक है। पार्टीशन में क्या होता है, ऑलरेडी उनके राइट उस प्रॉपर्टी में होते हैं, हमारे बच्चों के राइट जो है उन प्रॉपर्टी में ऑलरेडी होते हैं, बस हमें उसको एक पार्टीशन के थ्रू ट्रांसफर करना होता है। तो पार्टीशन इज नॉट ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर है पॉइंट? यस मैम। ट्रस्ट, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट। देखो ये छोड़ के मत जाना, देखो मैं तो हम मेरा मतलब हमारी क्लास में हम एक सिंपल सा पॉइंट रखते हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे कि हर चीज़ छुड़वा रहे हैं, और हम ऐसा भी नहीं कर रहे कि हर चीज़ बढ़ा रहे हैं, पर हम आपको बिल्कुल अवेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ आप एग्ज़ाम में पूछ ली जाएगी। क्योंकि मान के चलिए कि 90 क्वेश्चन तो सेम होंगे, पर 10 क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ लेंगे कि आप बोलोगे यार ये कहाँ से आ गया, ये क्यों आ गया इतना फर्जी क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रस्ट का मतलब सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट है। प्लीज़ एक बार गो थ्रू तो कर सकते हैं ना आप, ओनली यहाँ पे मैं इसको 2 स्टार दूंगी, इसको देख लेना, बस आंखों से निकाल के जाना, इसको हम बोलेंगे, ठीक है, छोड़ना मत। ट्रस्टी का मतलब क्या है, एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट, जो भी पर्सन ट्रस्ट में प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। देखो एक होता है ट्रस्टी, ठीक है, ट्रस्टी, और ट्रस्टी जो होता है ना वो मैनेजर होता है किसी भी प्रॉपर्टी को। मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दे दी, ठीक है, या फिर मैं खुद भी ट्रस्टी बन सकती हूँ, हो सकता है, ठीक है, वो भी अलाउड है बिल्कुल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो ट्रस्टी जो होता है ना वो मैनेजर होता है, ठीक है। अब मैंने कोई प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पर ट्रस्ट में दे दी, अब ट्रस्ट में जो जिसके बेनिफिट के लिए दी, मान लो मैंने अपनी मैंने मेरे समाज के लिए, मान लो मैंने मेरे अग्रवाल समाज के लिए, मैं यहाँ पे कोई कास्टिज्म वाली बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने मेरे अग्रवाल समाज के लिए कोई प्रॉपर्टी जो है ना दान कर दी, ट्रस्ट में दे दी मान लो, तो यहाँ पे मेरा अग्रवाल समाज जो है ना वो यहाँ पे बेनिफिशियरी हो जाएगा, ठीक है, बेनिफिशियरी। तो ट्रस्टी कौन है, एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट, मतलब जो बंदा प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, द पर्सन हु इज मैनेजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट इज कॉल्ड अ ट्रस्टी। जो पर्सन मैनेज कर रहा है मतलब वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है ट्रस्ट की, इज कॉल्ड ट्रस्टी।
ठीक है। और लास्ट में हम लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ में इस पूरे एक्ट के जो 44 सेक्शन मतलब 42 सेक्शन जो हमने पढ़ने वाले हैं उसमें मान लो मैम ये कोई ऐसा पॉइंट है क्योंकि इन 5 डेफिनेशन क्लॉज में नहीं है, ओनली 5 पॉइंट है डेफिनेशन क्लॉज में आपकी, ठीक है। तो इन 5 पॉइंट में देखिए ये हमारा डेफिनेशन क्लॉज है। इन 5 पॉइंट्स में मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड नहीं आया जो कि पूरे एसआरए में है, मान लीजिए कोई भी एसआरए में, तो वो जो वर्ड है हम कहाँ से लेंगे, वो वर्ड हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम उसको समझेंगे, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन बट नॉट डिफाइंड, मतलब इस एक्ट में कुछ ऐसे शब्द यूज किए गए पर डिफाइन नहीं किए गए, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 4 चीज़ें डिफाइन की गई है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर डिफाइन किया गया है तो उनका सेम मीनिंग होगा जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे तो कहीं डिफाइन नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ पे गिवन है 2H में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2H में कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग जो है हम वहाँ से डिराइव करेंगे। सिंपल मतलब है, क्वेश्चन बनता है ये भी कि इफ द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड इन SRA एंड यूज्ड इन SRA देन रेस्पेक्टिव मीनिंग जो है हम कहाँ से लेंगे, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो क्या आंसर होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। एक बार मुझे रेज हैंड करके बताइए कि कोई डाउट है आपको या फिर क्लियर है सभी, आपको रेज हैंड करके बताइए क्लियर है सभी को, जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए सभी को क्लियर है, ठीक है। तो आज हमारी फर्स्ट डेमो क्लास थी, ठीक है। कल हमारी सेकंड क्लास है, कल के बाद आपको अगर क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे बताइए और हम क्लास को प्रोसीड करेंगे। आपको मैं एक ग्रुप में ज्वाइन करूंगी और उसके बाद आपको नोट्स सेंड कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है तो यू मे लीव द क्लास। थैंक यू।